तो बेसिकली हम लोग जो है वो डेप्रिसिएशन किसको बोलते हैं बेटा? डेप्रिसिएशन बोलते हैं अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स लाइफ। जब हमारे नॉन करंट एसेट जो होगा हमारा बेटा, उस नॉन करंट एसेट की लाइफ को बेसिकली जो उसकी वो वैल्यू है बेटा वो फॉल करना शुरू हो जाए, नॉन करंट एसेट की वैल्यू बेटा क्या हो जाए, वैल्यू अगर कम होना शुरू हो जाएगी बेटा, तो इस चीज को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बेटा, ये हमारे पास डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अब अगर हम कॉमन नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो कॉमन नॉन करंट एसेट्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं? द कॉमन नॉन करंट एसेट जो होता है वो हमारे पास बेटा लैंड एंड बिल्डिंग भी होता है। ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास इक्विपमेंट भी होता है जो हमारे पास नॉन करंट एसेट होता है। हमारे पास बेटा मशीनरी जो होती है वो भी हम लोग उसको नॉन करंट एसेट के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जो हमारे पास व्हीकल्स होती हैं बेटा उसको भी हम लोग नॉन करंट एसेट्स में ही क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है। कि जब हम नॉन करंट एसेट की बात करते हैं तो नॉन करंट एसेट जो है वो हमारे पास वो सारे एसेट्स, आसान लफ्जों में, क्योंकि भाई विच कैन रन फॉर मोर देन 1 ईयर, जो आपके पास एक तरीके की फिक्स एसेट्स भी हैं और जिनकी वैल्यू जो है वो आफ्टर ईयर डेप्रिशिएट होती है, या आफ्टर ईयर उनकी वैल्यू जो है वो भाई क्या होती है, कम होती है। अच्छा, अब यहाँ पर बेटा अगर हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन के बारे में ये हमें समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन विल ऑलवेज बी अप्लाई ऑन नॉन करंट एसेट्स। फिर बेटा हमारे पास एक चीज आती है कि भाई रीजंस फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कि व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच कि भाई हमारे पास जो है वो हमारा एसेट जो है वो भाई क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है। तो बेटा एक इसमें कॉमन रीजन होता है विच इज वेयर एंड टेयर। क्या आप एक चीज को बेटा जितना हम लोग यूज करेंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, उतना उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा बेटा हमारे पास एक और रीजन होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब है कि हमारे पास व्हेनेवर वी हैव अ न्यू टेक्नोलॉजी या पुराने वाले जो एसेट है वो डिप्लीट हो जाए, उसका यूज खत्म हो जाए मार्केट के अंदर, तो वो ऑब्सोलीट के अंदर आकर तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू भी डेप्रिशिएट हो जाएगी। थर्डली बेटा हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ। बेटा कोई भी एसेट होगा वो जितना पुराना होता चला जाएगा, जितनी उसकी लाइफ ज्यादा हो जाएगी, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी और उसकी वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगी। सेम बेटा इसी तरीके से वी कैन ऑल्सो राइट यूजेज, डैमेज। या तो आपका एसेट जो है बड़ी भाई वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी। या फिर इसके अलावा हमारे पास जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या फिर भाई हमारे पास जो है वो कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसकी वजह से भाई क्या हुआ, हमारे पास जो पुरानी वाली टेक्नोलॉजी है उसकी वैल्यू जो है वो भाई क्या हो गई है, कम हो गई है, डेप्रिशिएट हो गई। सो दीज आर द कॉमन थिंग्स रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन। अब देखिए व्हेनेवर द बिजनेस ट्राइज टू अप्लाई अप्लाई डेप्रिसिएशन, तो होता ये है कि बेटा डेप्रिसिएशन जो है हमारे पास, इसके 3 मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स टू चार्ज डेप्रिसिएशन। अगर बेटा हम उन 3 मेथड्स की बात करें तो वन इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मेथड, another one is called reducing balance method, और लास्ट वन इज कॉल्ड रिवैल्यूएशन मेथड। तो हमारे पास बेटा डेप्रिसिएशन को अप्लाई करने के लिए वी हैव दीज 3 मेथड्स। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम एसएलएन भी बोलते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को हम आरबीएम भी बोलते हैं, और रिवैल्यूएशन मेथड को हम लोग रिवैल्यूएशन भी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना कौन सा मेथड भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए बेटा जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है ये किन एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है, उन एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है विच लूजेस देयर वैल्यू स्लोली एंड ग्रेजुअली। वो एसेट्स जो अपनी वैल्यू को स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली लूज करते हैं, उनके ऊपर हमारे पास जो है ना वो कौन सा है भाई मेथड अप्लाई हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको फॉर एग्जांपल हमारे पास
कौन सा ऐसा एसेट होता है जो अपनी वैल्यू को बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली लूज करता है बेटा? विच इज बिल्डिंग। सही। फिर बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास मेथड है ये ऑलवेज अप्लाई ऑन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। हमेशा बेटा ये एसेट की कॉस्ट पे अप्लाई होगा। इसके जो बेटा हमारे पास फॉर्मूले होते हैं उसको हम जरा देख लेते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला होता है पहला, वो हमारे पास क्या होता है भाई? सिंपल फॉर्मूला है कि आप कॉस्ट में से माइनस कर दोगे बेटा स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर दोगे उसको यूजफुल लाइफ से, तो बेटा आपके पास डेप्रीसिएशन आ जाएगी। एक और फॉर्मूला हमारे पास है बेटा, आप बेटा क्या करोगे? कॉस्ट में से माइनस कर दोगे स्क्रैप वैल्यू और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे रेट से जो परसेंटेज फॉर्म में गिवन होगा, तो जब भी आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सही है। और एक और हमारे पास इसी का फॉर्मूला है कि सिंपल बेटा आप क्या करोगे? जो कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे? परसेंटेज मतलब रेट से, तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सो दीज आर द थ्री फॉर्मूले दैट कैन बी यूज्ड while applying the straight line method। एक और तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला मेथड जो है वो इसका एक और हमारे पास बेनिफिट आप ये कह सकते हैं कि भाई द जी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज सेम ईच ईयर। हमें हर साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होगी बेटा वो क्या होगी? हमारे पास सेम होगी। सही। अगर आप किसी एसेट को डेप्रिशिएट कर रहे हैं तो उस एसेट की जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन होगी एवरी ईयर विल बी सेम। Let's सही। discuss another method which is reducing balance method। जो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है इसको हम लोग आरबीएम भी बोलते हैं भाई। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर सबसे पहली चीज जो है कि भाई ये किन एसेट्स के ऊपर अप्लाई होता है? विच लूजेस देयर वैल्यू हायर इन द इनिशियल ईयर एंड लोअर इन आफ्टर ईयर्स। वो एसेट्स जो इनिशियल ईयर के अंदर अपनी पहले साल के अंदर अपनी वैल्यू को ज्यादा ड्रॉप करते हैं, ज्यादा कम करते हैं और आफ्टर ईयर्स के अंदर विद द लोअर वैल्यू करते हैं, तो उन एसिड्स के ऊपर हम लोग जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं। यूजुअली इसके अंदर अप्लाई होता है फॉर मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल के लिए बेटा हम लोग जो है वो यूजुअली रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज कर रहे हो। अच्छा भाई, एक और चीज ये है कि हमने ये पढ़ा था कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो हमेशा बेटा अप्लाई होगा एसिड की कॉस्ट। कॉस्ट। इसी तरह से हमारे पास जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होता है ये हमेशा अप्लाई होगा, ऑलवेज अप्लाई on the net book value of an asset। ये हमेशा बेटा हमारे पास जो अप्लाई होगा वो एसेट की नेट बुक वैल्यू को होगा, जिसको हम एनबीवी भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? नेट बुक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि हम कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, तो हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। अब एक और सवाल है कि सर आपने नेट बुक वैल्यू के बारे में बता दिया, अभी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? देखिए सबसे पहली चीज ये है कि जो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसका एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन।
और हमारे पास एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज इन ऑल ईयर्स। जितने भी डेप्रीसिएशन उसके ऊपर चार्ज हुई है शुरू से लेकर एंड तक, वो हमारे पास बेटा इसके अंदर काउंट हो जाएगी। किसके अंदर भाई? उसको कहलाएगी, वो कहलाएगा हमारे पास अक्यूमुलेटेड Depreciation. डेप्रीसिएशन कहलाएगा। सही। ठीक है। सही। तो हम क्या करेंगे, जो एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को माइनस कर देंगे। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का मतलब है उसकी सारी डेप्रीसिएशन जो उस पर प्रीवियसली चार्ज हुई हुई, तो उसके हमारे पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। एक और चीज यहां पर हम लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई इन फर्स्ट ईयर ऑफ एसेट the net book value is equals to cost। पहले साल अगर हमने आज एसेट खरीदा है तो आज जो हमारी कॉस्ट होगी वही हमारी नेट बुक वैल्यू होगी। और हमारी जो प्रोविजन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है विल बी जीरो। और हमारी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो फर्स्ट ईयर में, सिर्फ कौन से फर्स्ट ईयर में? बिजनेस के फर्स्ट ईयर में नहीं, एसेट के फर्स्ट ईयर में। अगर आपने एसेट जिस ईयर में परचेज किया है उस ईयर के अंदर हमारे पास जो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगी वो बेटा हमारे पास जीरो होगी। और क्योंकि वो जीरो होगी तो फिर नेट बुक वैल्यू और कॉस्ट इक्वल हो जाएगी। ठीक है। इसका हमारे पास कैलकुलेट करने का भाई सिंपल एक ही फॉर्मूला बनेगा कि आप लोग क्या करेंगे, कॉस्ट में से माइनस कर देंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को, तो हमारे पास बेटा नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। उस पे हम परसेंटेज जो हमें रेट परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा लगाएंगे, तो डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला टू चार्ज डेप्रीसिएशन यूजिंग अ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसके बाद भाई हमारे पास अगले मेथड पे आ जाते हैं भाई, जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। अगर मैं रीवैल्यूएशन मेथड की बात करूं तो भाई रीवैल्यूएशन मेथड किन एसेट्स पे अप्लाई होता है? अप्लाई ऑन दोज एसेट्स फॉर विच इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट। जिसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना भाई हमारे लिए क्या हो, मुश्किल हो। तो ऐसे कौन से होते हैं भाई? ऐसे हम लोग बोलते हैं एग्जाम्पल लूज टूल्स। बेसिकली लूज टूल्स वो टूल्स होते हैं जो हमारे पास इक्विपमेंट वगैरह के टूल्स होते हैं, उनकी कॉस्ट को वैल्यूएशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। दैट्स वाई हम उसके लिए रीवैल्यूएशन मेथड को यूज करते हैं। सही। रीवैल्यूएशन मेथड का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है कि आप लिखोगे ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट। ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब है वो एसेट की वैल्यू जो साल के स्टार्ट में थी। इसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे भाई? ऐड कर देंगे हम लोग परचेज ऑफ एसेट। वो एसेट जो हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज करा है उसको ऐड कर देंगे। लेस कर देंगे हम लोग सेल ऑफ एसेट को। जो एसेट हमने बेचा है उसको माइनस कर देंगे। और लेस कर देंगे हम लोग क्लोजिंग ऑफ एसेट। तो हमारे पास जब हम माइनस करेंगे एट दी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा भाई? डेप्रीसिएशन आ जाएगी। तो दीज आर द थ्री methods of calculating
डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये तीन मेथड्स आ गए। मेथड्स हो गए भाई यहाँ पर पूरे। अब हम लोगों के पास एक चीज है, हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। जो डेप्रीसिएशन का रेट है, जहां जहां मैंने परसेंटेज यूज करा है, समटाइम्स बेटा हमारे पास वो रेट नहीं गिवन होता। तो अगर वो रेट हमें नहीं गिवन तो वो रेट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? उस रेट को कैलकुलेट करने का बेटा, अगर तो आपको स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, रेट निकालने का फॉर्मूला होगा कि डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। Okay. डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर होगी, उसको हम डिवाइड कर देंगे कॉस्ट से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का आपको रेट निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होगा रेट निकालने का, आप लोगे यही डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर और उसको डिवाइड कर दोगे आप लोग नेट बुक वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर। पिछले साल की नेट बुक वैल्यू से हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास रेट अगर हमें नहीं दिया हुआ हो रेट, और हमें रेट कैलकुलेशन करना पड़ जाए, तो रेट कैलकुलेशन करने का तरीका यही है कि हम लोग इन दो फॉर्मूले के थ्रू, अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऐसे, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो इस तरह से हम लोग रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। ठीक है। सही। अच्छा भाई, ये रेट वेट की कहानी हो गई। अब अगले स्टेप पे आ जाते हैं भाई। अगला स्टेप क्या है भाई? अगला स्टेप ये है कि हम लोगों को टाइप 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज बनानी होती हैं जो डेप्रिसिएशन के अंदर आ जाती हैं, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन के अंदर। 3 टाइप्स ऑफ एंट्रीज बेटा कौन कौन सी? एक होती है बेटा हमारे पास परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट की। अगर बेटा हम लोग नॉन करंट एसेट परचेज करेंगे तो हमारा एसेट खरीदेंगे, तो एसेट जो भी होगा हमारे पास वो डेबिट साइड पर आ जाएगा। और हमारे पास जो भी, लेट सपोज हमने कैश से पेमेंट करी है तो कैश को हम क्रेडिट पे लिख देंगे, अगर बैंक से करिए तो बैंक को क्रेडिट पे लिख देंगे, और अगर हमने पेमेंट नहीं करी है और पेमेंट बाद में करेंगे तो जिस पेबल को हमने पेमेंट करनी है उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। सही। फिर बेटा ये तो हो गई पहली वाली एंट्री। दूसरी एंट्री की बात करें तो हमारे पास बेटा दूसरी एंट्री क्या होती है? बेटा दूसरी एंट्री होती है हमारे पास डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर। डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की जो हमारे पास डबल एंट्री बनेगी वो कुछ बनेगी ये, इनकम स्टेटमेंट डेबिट, और आपके पास भाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग डेबिट कर देंगे और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन को हम लोग क्या कर देंगे भाई? करेक्ट। क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट इसलिए डेबिट पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि इनकम स्टेटमेंट जो है वो, उसमें डेप्रीसिएशन जो है वो भाई क्या है? एक्सपेंस है। और जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इनकम स्टेटमेंट डेबिट पे आ जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जो है भाई वो किसी भी बिजनेस के लिए होता है उसका कॉन्ट्रा एसेट। तो कॉन्ट्रा एसेट जब भी हमारे पास बेटा इंक्रीज होगा तो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड के ऊपर। तो दैट्स वाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को हमने क्रेडिट साइड पे लिखा। ठीक है। फिर बेटा थर्ड एंट्री बनेगी हमारे पास सेल ऑफ एसेट की। थर्ड एंट्री हमारे पास बनेगी सेल ऑफ एसेट।
सेल ऑफ एसेट को हम लोग डिस्पोजल ऑफ एसेट भी बोलते हैं। जब भी ठीक है। सेल ऑफ एसेट या डिस्पोजल ऑफ एसेट की एंट्री बनाएंगे तो इस केस के अंदर आपके पास चार एंट्रीज बनेंगी। एक बनेगी उसकी कॉस्ट की, एक बनेगी बेटा उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की, एक बनेगी उसकी प्रोसीड्स की, प्रोसीड्स बोलते हैं कि भाई हमने कितने का सेल किया उसको, और एक बनेगी या तो गेन की या फिर लॉस की। सही। अगर हमें जो है वो आपके पास पहली एंट्री बनाओ जो कि बनेगी कॉस्ट की, तो कॉस्ट में बेटा हमारे पास क्या बनेगा कि भाई एसेट जो है वो हमारे पास, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो भाई ये एसेट हो जाएगा क्रेडिट, और जो आपके पास आपका डिस्पोजल अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। क्योंकि हम एसेट को बेच रहे हैं तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे। लेकिन याद रखेंगे ये बात कि इसके अंदर जो वैल्यूज लिखेंगे वो ऑलवेज रिकॉर्ड ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है जिस वैल्यू पे हमने उसको क्या करा होता है भाई, परचेज किया होता है। यहां पर लिख ठीक भी है। देता हूं, एट विच इट इज बॉट और परचेज, या इट वाज बॉट और परचेज। दूसरी बात पे आते हैं बेटा हमारे पास, अगर इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाएंगे तो क्योंकि हम एक एसेट को बेच रहे हैं तो उसकी प्रोविजन को अकाउंट से, अकाउंट में रखेंगे या निकाल लेंगे अकाउंट से, अगर एक एसेट को बेच रहे हैं तो। क्रेडिट होगा ना। जी, क्रेडिट नहीं होगा, बेसिकली डेबिट होगा। देखिए यहां पर तो हमारे पास प्रोविजन बढ़ रही थी ऊपर, लेकिन जब हम एक एसेट को सेल कर रहे होंगे तो उसकी प्रोविजन को कम कर देंगे, क्योंकि उसको अकाउंट से निकाल लेंगे हम, क्योंकि हम एसेट को बेच रहे हैं तो कॉन्ट्रा सही। एसेट कम हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ रहेगा भाई, डेबिट साइड के ऊपर, और यहां आ जाएगा आपके पास डिस्पोजल। डिस्पोजल। इसमें जो हम लोग वैल्यू लिखेंगे वो होगी हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट। एसेट की सारी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो वैल्यू होगी इसके अंदर, उसमें ओरिजिनल कॉस्ट और इसके अंदर हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन। सही। फिर इसके बाद हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद हमारे पास अगली एंट्री बनेगी प्रोसीड्स की। प्रोसीड्स बेटा हम लोग कहते हैं कि एक एसेट जितने का हम लोगों ने सेल किया है, तो हम सेल करेंगे तो भाई बैंक में पैसे आएंगे या फिर पैसे आएंगे कैश से, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो हमें किसी से पैसे लेने होंगे, जिससे लेने होंगे वो कहलाएगा हमारा प्रोसीड्स मतलब। रिसीवेबल। प्रोसीड्स मतलब कि भाई आपने एसेट को कितने का सेल किया, लेट सपोज आपने एसेट को परचेज किया था 100,000 का, और आज आप उसको सेल कर रहे हो 60,000 का, तो जो 60,000 की वैल्यू है वो वैल्यू। सही। अगर आपने 60 का सेल किया और वो पैसे आपको चेक से रिसीव हुए तो आप बैंक लिखोगे, अगर कैश में रिसीव हुए तो आप फिर कैश लिखोगे, और अगर आपको वो बोल रहा है कि मैंने क्रेडिट पे लिया, मैं पैसे बाद में दूंगा, तो हम लिखेंगे उस रिसीवेबल का नाम जिससे हमें पैसे लेने हैं। और यहां लिख देंगे डिस्पोजल। यहां पर हमारे पास जो है वो कौन सी वैल्यू आएगी, एट विच एसिड इज सोल्ड। जिस वैल्यू पे हम लोगों ने एसिड को बेचा होगा वो वाली वैल्यू जो है वो हमारी, वो वाली वैल्यू जो है वो हमारी प्रोसीड्स में आ जाएगी। फिर हम एक एंट्री बनाते हैं गेन की और एक बनाते हैं लॉस की। अगर भाई हमारे पास गेन होगा तो याद रखिएगा, गेन किसी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, इनकम। मतलब कहाँ आना चाहिए, एट अ क्रेडिट साइड। क्रेडिट। तो आपकी इसकी एंट्री बनेगी भाई डिस्पोजल डेबिट,
और गेन इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट। और अगर तो हमारे पास लॉस होगा तो लॉस की एंट्री बना देंगे। लॉस किसी भी बिजनेस के लिए हमारे पास क्या होता है भाई? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट। डेबिट पे। तो हमारे पास अगर लॉस होगा तो हम एंट्री बना देंगे लॉस इनकम स्टेटमेंट डेबिट। और गेन, सॉरी गेन बोल, डिस्पोजल क्रेडिट। तो ये हमारे पास बेसिकली दिस इज द डेप्रिसिएशन की एंट्रीज आ गई। तो हमने, अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले एक दफा जल्दी से रैप अप कर लेते हैं ऊपर से हमने भाई क्या क्या पढ़ा। तो हमने वो ने पढ़ा कि भाई हमारे पास डेप्रिसिएशन की क्या होती है। पहली चीज तो ये डेप्रिसिएशन के रीजंस क्या होते हैं अप्लाई करने के। थ्री मेथड्स पढ़े हमने। थ्री मेथड्स के अंदर उनके सबके फॉर्मूले कौन सा कैसे क्यों अप्लाई होता है वो पढ़ा। इसके बाद रेट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे ये पढ़ा। टाइप ऑफ एंट्रीज पढ़ लेंगे भाई, किस किस तरह की एंट्रीज बनाने को हमारे पास आ सकती हैं। और अब हम पढ़ेंगे थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। जब भी हम लोग डेप्रिसिएशन का सवाल करेंगे तो यूजुअली हमसे ये कहता है कि भाई आप तीन अकाउंट बनाइए। एक अकाउंट बनाइए किसका? एसेट अकाउंट। याद रखिएगा एसेट अकाउंट को हम लोग कॉस्ट अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है। सही है। क्यों बोलते हैं भाई? इसलिए बोलते हैं जो आपके पास ऑल वैल्यूज आर ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब है हमारे पास एट विच एसेट्स आर बॉट और परचेज्ड। जिस वैल्यू के ऊपर हम लोगों ने एसेट को खरीदा था वो वाली वैल्यू है, खरीदा है। ठीक है। इसके अकाउंट को हम कैसे बना देंगे भाई? ये आपके पास इस तरह से एक टी अकाउंट बनेगा। इसके ऊपर आप लिखोगे एसेट अकाउंट, जो भी एसेट का नाम होगा। अगर मोटर व्हीकल होगा तो मोटर व्हीकल अकाउंट, मशीनरी होगा तो मशीनरी अकाउंट, इक्विपमेंट होगा तो इक्विपमेंट का अकाउंट। क्योंकि ये एसेट है तो जिस अकाउंट की जो नेचर होती है वो वहीं आता है। अगर आप ये देखें तो एसेट अगर हमेशा डेबिट पर बढ़ता है तो उसका बीडीपी हमेशा कहाँ पर आएगा? डेबिट। डेबिट साइड के ऊपर। जब हम कोई एसेट को परचेज करेंगे तो हमारे पास एसेट डेबिट साइड पर आ जाएगा। और ये हमने परचेज करा होगा या तो कैश से या फिर बैंक से, या फिर हम लोगों ने ये परचेज करा होगा किसी पेबल को हमें पैसे देने होंगे उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। तीनों में से कोई एक चीज आ रही है। ठीक है। और जब हम सेल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू। लेकिन जो है वो किस नाम से लिखेंगे भाई? डिस्पोजल के नाम से। इस अकाउंट को हम लोग बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो आपके पास यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन। और यहां पर हम लोग लिख देंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। सो दिस इज द सिंपल एसेट अकाउंट। देखिए सबसे मुझे ये बात तो है कहने की कि डेप्रिसिएशन के सवाल थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। आपको चीजें कैलकुलेट करना पड़ती है, ढूंढना पड़ती है। लेकिन उससे हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे को वो तो सारे काम मेहनत करना ही पड़ेगी लेकिन उसको ये सब आता हो। उसको पता हो कि भाई अगर एग्जामिनर ने लिखा हुआ है आरबीएम मेथड इस्तेमाल करें तो आरबीएम के क्या मेथड होता है, फॉर्मूला क्या होता है। उसको पता हो कि भाई रिवैल्यूएशन का क्या फॉर्मूला होता है, रेट कैसे निकलेगा, मतलब फॉर्मूला क्या है। डेप्रिसिएशन की या फिर एंट्रीज कौन कौन सी बनती है, इसमें कौन कौन सी आती है। अगर वो एसेट अकाउंट बनाने को बोल रहा है तो हम अकाउंट का फॉर्मेट क्या है, हम कैसे बनाएंगे। वैल्यूज ढूंढना और निकालना वो बात का काम है। अगर आपको ये इनिशियल्स ही नहीं आता तो फिर वैल्यूज निकालने का कोई फायदा ही नहीं। हम्म। तो अगर आपको ये पता है कि आपको ये इनिशियल्स के बारे में तो आप वैल्यूज ढूंढ लोगे भाई कि अच्छा भाई यहाँ पर ये लिखते तो देखते हैं भाई ऐसी वैल्यू कहाँ है। ठीक है। ठीक है भाई। सही है। दूसरे अकाउंट पे आ जाते हैं बेटा, जो हमारे पास कौन सा है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बना देते हैं। ये आ गया आपके पास डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट।
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमारे लिए कॉन्ट्रा एसेट होता है, तो वो हमेशा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। तो उसका मतलब है उसका बैलेंस बीडी भी हमेशा कहाँ आएगा, क्रेडिट। क्रेडिट साइड। यहां पर हम लोग लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट, मतलब क्या भाई, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन। और यहां पर हम लोग लिखते हैं डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब है कि भाई प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेच दिया हमने उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। फिर अगर हम इस अकाउंट को बैलेंस ऑफ करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा बैलेंस कैरीड डाउन, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया हमारे पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट। सही। फिर हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड अकाउंट के ऊपर, विच इज डिस्पोजल अकाउंट। ये आपने एक टी अकाउंट बना लिया, और ये आ गया इसका दूसरा पार्ट टी अकाउंट। तो अभी हम बना रहे हैं कौन सा अकाउंट भाई, डिस्पोजल अकाउंट। यहां पर हमारे पास याद रखिएगा डिस्पोजल का मतलब है सेल ऑफ एसेट। सही पैसा। वो एसेट जिसको हमने क्या कर दिया भाई, सेल कर दिया। तो डिस्पोजल के अंदर जो एसेट हमने सेल करा है वो एसेट की जो कॉस्ट होगी उसको हम यहाँ डेबिट पे लिख देंगे। उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन उसको हम यहाँ लिख देंगे। उसकी प्रोसीड्स जितने का हमने उसको सेल करा है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप इस अकाउंट को करोगे बैलेंस। जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करोगे तो या तो आपके पास डिफरेंस आएगा यहाँ डेबिट साइड के ऊपर, या डिफरेंस आएगा यहाँ क्रेडिट साइड के ऊपर। अगर तो डिफरेंस डेबिट साइड के ऊपर आ रहा है तो वो हमारे पास क्या होगा, गेन। और अगर यही वाला डिफरेंस हमारे पास जो है वो क्रेडिट साइड के ऊपर आ रहा है तो बेटा वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस। क्रेडिट साइड पर उसको हम होगा। लोग ऐसे लिख देंगे। क्या बोल रही है, वही बता रही थी। ठीक है ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास अगर डेबिट साइड पर आएगा तो गेन है, और क्रेडिट साइड पर आएगा तो हमारे पास लॉस हो जाएगा। इसमें बैलेंस सीडी बीडी कुछ भी नहीं होता है। जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास या तो गेन होगा, या फिर हमारे पास जो वो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या होगा भाई, लॉस हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास बेटा अगर हमारे पास ये हो कि भाई हमें ये बोले कि नेटबुक वैल्यू निकालें, तो नेटबुक वैल्यू निकालने का एक तरीका ये है कि अगर आपकी कॉस्ट ज्यादा, अगर आपकी सॉरी लॉस या गेन निकाले बेटा। तो अगर बेटा हमारे पास हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट क्यों आ गई बार बार, नेट बुक वैल्यू है वो ज्यादा है, और जो हमारी प्रोसीड है, प्रोसीड का मतलब है जितने का हमने उसको सेल किया है, वो कम है, तो हमारे पास बेटा क्या होगा, लॉस। और अगर हमारी नेट बुक वैल्यू जो है वो कम है और जो प्रोसीड है जितने का हमने उसको सेल किया है वो ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा, गेन। बगैर टी अकाउंट बनाए हम ऐसे निकालेंगे, अगर नेट बुक वैल्यू ज्यादा है और प्रोसीड जितने का आपने बेचा है वो कम है तो आपको लॉस होगा। और नेट बुक वैल्यू कम है और प्रोसीड ज्यादा है जितने का आपने बेचा है तो उसमें आपको क्या होगा भाई, गेन हो जाएगा। गेन। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द डेप्रिसिएशन की चीजें आ गई हैं, कंप्लीटिंग ऑल ओ लेवल्स थिंग और ए लेवल्स थिंग इसके अंदर आ गया। ए लेवल्स के बस थोड़ा सा हमारे पास बाकी है जिसको अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, रिज्वाइन कर लिएगा। when an asset is exchanged when an asset is exchanged in term of another asset and the least amount is paid,
जब बेटा आप जब नए एसेट परचेज करोगे तो उस नए एसेट को परचेज करते वक्त आप जो है वो बेटा क्या करोगे, पुराना वाला एसेट दे दोगे और एक नए वाले एसेट की जितनी रिमेनिंग कॉस्ट होगी वो आप उसको पे कर दोगे। यूजुअली हमारे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है। लेट सपोज जब हम एक नया फोन परचेज करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि पुराना वाला फोन मेरा कितने का जाएगा, ठीक है, ऐसे ही वो बोलते हैं कि ये पुराना वाला फोन, बोलते हैं भाई लेट सपोज जो न्यू वाला फोन है आपके पास, न्यू फोन जो है भाई उसकी कॉस्ट जो है वो आपके पास 100,000 रुपीज है, और हमसे ये कह रहा है कि जो आपका ओल्ड फोन है वो मैं आपको उससे ले लूंगा 20,000 का। तो दिस शोज दैट कि जो बाकी जो हमारे पैसे होंगे वो हम उसको पे कर देंगे वाया कैश। वाया कैश तो वो अलग चीज है, लेकिन जो हमने उसको अपना ओल्ड फोन दिया है ये हमारे पास कहलाएगा पार्ट एंड एक्सचेंज अलाउंस। ठीक है भाई। वापस समझा सकते हैं ये जी, बेसिकली पार्ट एंड एक्सचेंज अलाउंस या ट्रेड इन अलाउंस का मतलब क्या है कि जब हमें कोई नया एसेट, नई मशीनरी परचेज करनी है लेट्स सपोज, ठीक है, तो उस नहीं। मशीनरी को परचेज करने की कॉस्ट के अंदर हम पुरानी वाली मशीन दे दें और जो पैसे कम पड़े हैं वो ऊपर से पे कर दें। अच्छा। मैंने ये एग्जांपल दी कि लेट्स सपोज कि मैं एक नया फोन परचेज करने जाता हूँ, वो मुझे ये कहते हैं कि आपका न्यू फोन जो आपको कॉस्ट करेगा वो 100,000 का कॉस्ट करेगा। मैंने उससे सही। ये बोला कि जो मेरा पुराना वाला फोन है ये तुम कितने का लोगे मुझसे। उस शॉप वाले ने बोला कि मैं आपको पुराना वाला फोन 20,000 का ले लूंगा, और तो रिमेनिंग पैसे जो होंगे 80,000 में वो मुझे उसको कैश पे करना पड़ जाएंगे। समझ गए। ठीक है। अब जो कैश पैसे देने हैं वो कैश पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो अलग से परचेजिंग की अमाउंट है। पार्ट एंड एक्सचेंज की अमाउंट क्या है, पार्ट एंड एक्सचेंज की अमाउंट है जो हम लोगों ने एक पुराना वाला फोन उसको दिया है नए वाले फोन की अमाउंट, कुछ अमाउंट को कवर करने के लिए। सही। तो इसी तरीके से ये हम मशीन खरीदते वक्त भी कर सकते हैं, ये हम लोग इक्विपमेंट खरीदते वक्त भी कर सकते हैं। यूजुअली ऐसा गाड़ी के केस में होता है कि जब हम लोग गाड़ी खरीदने शोरूम जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि यार न्यू कार परचेज करनी है, वो बोलते हैं कि यार आपके पास ये पुरानी वाली कार का क्या करना है जिसमें आप बैठ के आओ, तो हम बोलते हैं ये आप खरीदोगे तो खरीद लो। अब वो बोलते हैं कि भाई आपके पास जो पुरानी वाली कार है वो मैं लेट्स नई वाली कार है जो उसकी कॉस्ट जो है वो 50 लाख रुपए है, मैं आपकी पुरानी वाली कार जो है वो 20 लाख रुपए की ले लूंगा, तो 30 लाख रुपए हमें ऊपर से 30,000 ऊपर से पे करना पड़ जाएंगे। तो जो उसने सही। पुरानी वाली कार हमारी परचेज कर ली हमसे 20 लाख की, वो बेसिकली पार्ट एंड एक्सचेंज का केस है। सही। ठीक है भाई। सही है। ये बस ये पार्ट एंड एक्सचेंज अलाउंस ये है। इसके बाद जो लास्ट चीज है हमारे पास वो है हमारे पास जिसको हम कहते हैं स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। भाई ये क्या है हमारे पास, दिस इज द वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी अकाउंट। अब आप ये देखो, ये वाले जो हमने टी अकाउंट बनाए ये हॉरिजॉन्टल में बनाए, ऐसे ही इसमें से इसको ऐड करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। सही। यहाँ पर भी ऐसा ही है कि इसमें ऐड करेंगे इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी अकाउंट को सिर्फ वर्टिकल फॉर्म में बनाना। अब वो कैसे बनाते हैं आइए देख। जितने भी आपके पास एसेट होंगे, लेट सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे पास एक बिल्डिंग है और एक मेरे पास मोटर व्हीकल है और ये मेरे पास मेरा टोटल का कॉलम है। सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा कॉस्ट। यहाँ पर देखो आप, कॉस्ट का मतलब है कि हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, एसेट अकाउंट। ऐसे। डेबिट पे क्या आ रहा है हमारे पास, बैलेंस बीडी और जो हमने नया एसेट परचेज किया। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस बीडी, और नए एसेट को हम वहां पर अलग नाम से लिख रहे थे, यहाँ हम एडिशन के नाम से लिख देंगे। अगर वो वाला नाम भी लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, बैंक कैश पेबल्स, लेकिन यूजुअली एडिशन के नाम से लिखा होगा। ठीक है। अच्छा भाई, फिर क्रेडिट साइड पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है डिस्पोजल।
और देखिए इन दोनों को ऐड करते हैं, इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। जी। तो इसका मतलब ये माइनस होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्पोजल, लेकिन माइनस में लिखेंगे। तो एट द एंड हमारे पास वहां पर भी बैलेंस सीधी आ रहा था, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा भाई? इन दोनों में फर्क तो कोई नहीं है ना? दोनों में फर्क कोई नहीं है, बस द थिंग इज दैट कि वो हॉरिजॉन्टल ये कौन फॉर्मेट में बन रहा है, ये वर्टिकल फॉर्मेट में बन रहा है, टेबुलर फॉर्म में। अच्छा। वैल्यूज सब सेम होंगी, नाम भी आप सेम लिख सकते हैं, लिखते हैं, लिख, ठीक है, कोई फर्क नहीं। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या है, वो टी अकाउंट के फॉर्मेट में बन रहा है, ये आपके पास वर्टिकल फॉर्मेट में है। सही। फॉर्मेट का फर्क है। और उसको हम लोग टी अकाउंट बोलते हैं, इस टेबल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। अब आ जाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के ऊपर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे क्या आ रहा था भाई हमारे पास? बैलेंस बीडी और इनकम इनकम स्टेटमेंट या फिर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो हम यहाँ पर बैलेंस बीडी लिखेंगे, चाहे तो आप इनकम स्टेटमेंट लिख लें, लेकिन यूजुअली लोग क्या लिखते हैं, चार्ज फॉर द ईयर। दोनों नाम बताने की मतलब ये है कि एग्जामिनर जो यूज करता है वो चार्ज फॉर द ईयर यूज कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इनकम स्टेटमेंट भी लिख देंगे तो कोई मसला नहीं। ठीक है। और हमारे पास यहाँ डेबिट साइड के ऊपर क्या होता है, डिस्पोजल। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। तो इसका मतलब डिस्पोजल वाली जो वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पर कर देंगे माइनस। तो एट द एंड हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, बैलेंस बैलेंस फॉर डाउन। कैरी डाउन। ठीक है। और आखिरी में हमें निकला होगा नेट बुक वैल्यू का बीडी, और यहाँ हम लिखेंगे नेट बुक वैल्यू का सीडी। कैसे निकालेंगे भाई नेट बुक वैल्यू का बीडी? जो भी आपका कॉस्ट का बीडी होगा उसमें से आप माइनस कर दोगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की बीडी को। ये आपके पास आपका कॉस्ट का बीडी है, ये आपके पास आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी है। जब माइनस करोगे तो आपके पास नेट बुक वैल्यू का बीडी आ रहेगा। नेट बुक वैल्यू का सीडी कैसे निकालेंगे? जो भी कॉस्ट का सीडी होगा उसमें से माइनस कर देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सीडी। तो ये आपके पास आपकी कॉस्ट का सीडी है, ये आपके पास आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सीडी है, दोनों को आपस में माइनस कर लेंगे। ठीक है। सही है। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट। पहले कॉस्ट वाला अकाउंट बनाएंगे वर्टिकल फॉर्मेट में, फिर प्रोविजन फॉर ये जब डेप्रिसिएशन। भी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का अकाउंट बनाते हैं तो नीचे नेट बुक वैल्यू, ये क्या आप वापस बता सकते हैं? जी, बेसिकली जो स्केड्यूल है उसी के अंदर कॉस्ट का अकाउंट आपने अलग से बना दिया, प्रोविजन का अलग से बना दिया। ठीक है। इसके अलावा स्केड्यूल में एक चीज और ऐड है, विच इज नेट बुक वैल्यू। नेट बुक ठीक। वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग? जो आपका कॉस्ट का बीडी होगा, ये आपके पास कॉस्ट का बीडी है, सही। और ये आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी है। लेट सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है 100, यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 40। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 माइनस 40, और यहाँ लिखेंगे 60। ठीक है, समझ गई। और यहाँ पर भी इस तरीके से होगा, ये कॉस्ट का सीडी, ये बीएफडी का सीडी। यहाँ पर लिखा होगा 200 लेट सपोज, और यहाँ लिखा हुआ है 120। तो हम क्या करेंगे, 200 माइनस 120, और यहाँ लिख देंगे, ये माइनस करके वैल्यू जाती कहाँ है? यहाँ लिखेंगे ना इधर, यहाँ अच्छा पर तो, आगे दूसरे दोनों को माइनस करें, यहाँ लिखा ना। ये फॉर्मेट पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है? बेटा इतना अच्छा अगर एग्जामिनर हो गया तो फिर पेपर क्यों लेगा वो? फॉर्मेट फॉर्मेट से एक दो बार ऐसा हुआ है कि वो भी लिमिटेड कंपनी की एक दो सवाल है इनकम स्टेटमेंट पे, जिसमें एग्जामिनर साहब ने पूरा फॉर्मेट लिख दिया, सिर्फ बच्चे को उठा के वैल्यूज लिखनी थी उसके अंदर।
ठीक है। सही है। तो फॉर्मेट तो कभी भी एग्जामिनर लिख के नहीं देगा। फॉर्मेट तो भले टी अकाउंट का हो, भले आपके पास स्केजुअल का हो, भले आपके पास डबल एंट्री का हो, वो एग्जामिनर कभी भी लिख के नहीं देगा। इतना अच्छा एग्जामिनर नहीं। सही। ठीक तो है। क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि फॉर्मेट बनाना है, आपको खुद ही वो हॉरिजॉन्टल क्वेश्चन, करना है, जी, वर्टिकल करना है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है स्केड्यूल या शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनाइए, तो आप ये बनाएंगे। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है सही कि है। भाई एसेट अकाउंट बनाइए, तो ये नहीं बनाएंगे, फिर हम ये बनाएंगे। अगर लिखा हुआ है सही। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाइए, तो ये बनाएंगे। अगर लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट बनाइए, तो ये बनाएंगे। अगर लिखा हुआ है एंट्रीज बनाइए, तो हम ये बनाएंगे, जो हमने एंट्रीज बनाई है। सही है। ठीक है। तो और अगर स्केड्यूल या शेड्यूल लिखा हुआ होगा, तो फिर हम ये बना देंगे। समझ गई। ठीक है, एक सेकंड वेट करिए। अच्छा भाई चलें, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ मई जून 2010। ठीक है भाई, पेपर टू वेरिएंट टू कह रहा है डेप्रिसिएशन मे बी थॉट एज अ डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ एन एसेट एंड द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इट ऑन डिस्पोजल। तो ये इसने अपनी कोई कहानी देगी, अपने हमने वो पढ़ ली। कह रहा द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट अप्लाई टू द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2009। अब देखिए, जो हमारे पास शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट है ना, इसने वो बना के दे दिया अभी, जो मैंने आपको बनवाया था कहाँ पर, यहाँ पर। ये स्केड्यूल या शेड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट इन साहब ने हमें बना के दे दिया। ठीक है भाई। सही है। कैसे कैसे बना के दे दिया भाई, जरा ये देखें, समझा देता हूँ आपको कैसे बना के दिया भाई। ऐसे बना के दिया भाई, ये इन्होंने एसेट की कॉस्ट का ओपनिंग लिख दिया, ये जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर परचेज करे वो लिख दिए, ये जो एसेट ड्यूरिंग द ईयर सेल करें वो लिख दिए, ये इसका सीडी आ गया, ये इसका सीडी आ गया। ये इन्होंने इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग लिख दिया, ये जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है, मैंने कहा था ना चार्ज फॉर द ईयर के नाम से लिखता है, तो ये चार्ज जी। फॉर द ईयर के नाम से लिख दिया। ये जो बेचा है वो लिख दिया, ये इसका सीडी आ गया, ये इसका सीडी आ गया। एट द एंड इन्होंने नेटबुक वैल्यू निकाल ली दोनों की। लेकिन याद रखेंगे, ये सारा काम किसका दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का, 2009 का। एक और चीज ये है कि वाइल परफॉर्मिंग अ डेप्रिसिएशन क्वेश्चन, आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि जैसे क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन हमेशा पढ़ेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ से फ्रॉम द स्टार्ट। पहली चीज तो ये, बच्चे क्या करते हैं, फौरन सब पूरा सवाल छोड़ दें, यहाँ आते हैं, बोलते हैं रिक्वायर्ड नंबर, ये देखते हैं क्या है भाई, आइए। तो अगर आप अकाउंट के क्वेश्चन में डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत ही होना है, सवाल गलत है वो फिर। आपको हमेशा शुरू से पढ़ना है। सेकेंडली, आपको जैसे ही सवाल पढ़ना है, आपको सबसे पहले उसके अंदर लिख देना है अकाउंटिंग ईयर, जिस अकाउंटिंग ईयर का आप काम कर रहे हैं, ऐसे करंट लिखना है, जो करंट ईयर होगा आपके पास। और करंट ईयर के अंदर देखो, इसका साल एंड होता है कब भाई, 30 अप्रैल को। अच्छा, ये जो करंट ईयर होगा, ये आपको कहाँ से मिल जाएगा, सवाल के आखिर में लिखा होगा, जो पार्ट रिक्वायर्ड ए के होगा। तो अभी हम चल रहे हैं 30 अप्रैल 2010। तो इसका मतलब जिस करंट ईयर का हम का सारा काम परफॉर्म कर रहे हैं, वो है 30 अप्रैल 2010, और ये स्टार्ट हुआ है अप्रैल के बाद क्या आता है, मई में, मई 2009 में। ठीक सही है। है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है, करंट ईयर को मेंशन कर लेना है कि भाई जिस ईयर का हम बीइंग एन अकाउंटेंट, हमें जिस ईयर का काम करने के लिए बुलाया गया है, वो ईयर कौन सा है। वो ईयर है हमारे पास मई 2009 से लेकर 30 अप्रैल 2010 वाला साल। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने अपनी इस साल की कुछ स्टोरियां दी हैं। कह रहे हैं कि भाई एक न्यू मशीन खरीदी, कितने की, 900,000 की। अब अच्छा, अब ये देखिए, एग्जामिनर ने थोड़ी सी ना कंफ्यूजन फैला दी है यहाँ पर। क्या कंफ्यूजन है भाई, यहाँ वाली वैल्यू का जीरो ऊपर लिया हुआ है, मतलब ये 4200,000 है ऐसे करके। तो एग्जामिनर ने ये 1000 ऊपर ले लिए, और यहाँ पर ये 1000 लगा के दे दिए। तो एक बच्चा मिस्टेक क्या करता है कि जब वो अकाउंट बनाता है, लेट सपोज एक अकाउंट बना रहा है, उसने उसमें यहाँ 4200 लिखा, अब यहाँ लिख देगा 900,000, क्योंकि वो जरा जल्दबाजी में होता है, पेपर में बैठा होता है। तो वो इस चीज को कंसिडर ही नहीं करता कि एग्जामिनर ने भाई उसके 1000 ऊपर लिए में, तो आपको भी 1000, या तो इसके आगे भी 1000 ले,
या फिर दोनों में ही ये 1000 ना ले। समझ रहे बात को? सही। जी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर ये बताता नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि हमसे गलती हो जाए। अब सबसे पहली चीज तो भाई इसने हमसे फरमा दिया कि भाई हम लोग एक न्यू मशीन खरीदते हैं, जिसकी कॉस्ट है कितनी की, खरीद ली हमने 900,000। और एक मशीन थी जो हमने खरीदी थी 1 जुलाई 2005 को, कितने की? 200,000। उसको हमने दिसंबर 2009 में सेल कर दिया, कितने का? 200,000। 200,000। तो ये उस एसेट की जो हमने बेचा है, उस एसेट की कॉस्ट है, इस पे उसको परचेज किया था। ये उस एसेट की प्रोसीड है, इतने का हम लोगों ने उसको बेचा है। ठीक ठीक है। है। फिर ये कह रहा है कि मैंने 3 न्यू मोटर व्हीकल खरीदी है, जिसमें से हर एक कितने की है? 280 ईच। टू मोटर व्हीकल विच हैड बीन परचेज ऑन 1 मार्च 2007 फॉर 200 ईच वर टेकन इनटू पार्ट इन एक्सचेंज। और बोल रहा है जब मैं 280 की एक नई मशीन खरीद रहा था, तो मैंने अपनी पुरानी वाली मशीन कितने की सेल कर दी? 60,000। जो कि मैंने कितने की परचेज करी थी? 200,000 each। जी। अब यहाँ पर देखिए, इतनी सारी वैल्यूज देख के बच्चा जरा घबरा जाता है, ये हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं एक, लेट सपोज मैं एक नई वाला जो है वो मशीन खरीद रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट है 280, मोटर व्हीकल। और उसके अंदर एक पार्ट एंड एक्सचेंज कर रहा हूँ पुराने वाले को, जिसको मैं कितने का सेल कर रहा हूँ? 60 का। वो जो पुराना वाला मैं 60 का सेल कर रहा हूँ, उसको मैंने कुछ सालों पहले, कितने सालों पहले भाई, कब? मार्च 2007 में कितने का परचेज किया था? 200,000। फिर आ जाते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3 पे, ठीक है। तो ये मुझे नहीं समझ आया क्यों। चले बेटा दोबारा समझा देते हैं, आइए देखिए। लेट सपोज आप एक न्यू गाड़ी परचेज करने गई, उसने बोला कि भाई 280,000 की कार में परचेज आप सेल कर रहे हो। आपने कहा मेरी ओल्ड कार कितने की लोगे? उसने बोला ये आपकी ओल्ड कार मैं $60,000 की ले लूंगा, ठीक है। सही। तो आपके पास ये ओल्ड कार का पार्ट एंड एक्सचेंज की वैल्यू हो गई कि भाई जो पुरानी वाली कार है उसको कितने का पार्ट एंड एक्सचेंज हुआ? सही है। अच्छा। ये अब ये बोल रहा है कि जो आपने ओल्ड कार है, लेट सपोज ये आपने नए कार आप खरीदे हैं 2024 के अंदर, ये बता रहा है कि भाई ये जो ओल्ड कार है ना, ये हमने 2022 में परचेज करी थी 200,000 की। ठीक। तो ये बता रहा है बस कि भाई जो कार अभी मैं पार्ट एंड एक्सचेंज में दे रहा हूँ ना, वो मैं अभी 60 की बेच रहा हूँ। जी। वो मैंने खरीदी थी 2 लाख की। समझ गई। ठीक है भाई। तो वो एक मसला बस सारा ये है कि इतनी सारी वैल्यूज देख के एकदम से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ये हो क्या रहा है। तो हमें जरा जी। क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया, तो आपको उसकी लाइनें 4 बार हो सके, 5 बार हो सके, दोबारा पढ़ लेनी है, समझ में आ जाएगा। रिपीटेटिवली इस लाइन को पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा ये कहना क्या चाह रहा है। सही। फिर हमसे कह रहे हैं 1 व्हीकल विच हैड बीन परचेज फॉर 60,000। एक व्हीकल थी जो हमने 3,60,000 रुपए की खरीदी थी, कब भाई? 31 जनवरी 2009 में। हाँ। और वो एक्सीडेंट में हो गई। और अच्छी बात ये थी कि उसका इंश्योरेंस भी हुआ हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि हम आपको 2,10,000 रुपये कंपनसेशन पे करेंगे। तो ये उस एसेट की कॉस्ट जो हमने एक्सीडेंट में मार दी, और ये उसकी प्रोसीड, उसका कंपनसेशन। ठीक है। ठीक है भाई। और उसकी डेट की हमने उसको कब जो है वो ठोकी है, और हमने जो है वो कब उसको परचेज किया था। कह रहे हैं सही। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर द फुल ईयर ऑन ऑल नॉन करंट एसेट held at the year end using the straight line method। सबके ऊपर डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लगेगी? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब सबकी डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी हर किसी की कॉस्ट के ऊपर। नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस साल हम एसेट को सेल करेंगे उस साल डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी। नहीं होगी।
रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर रिमेन कांस्टेंट, कह रहा है जो पिछले साल रेट लगाते थे अभी भी हम लोग वही रेट लगा रहे हैं। और हमें यहाँ पर सही। इन्होंने पूरे सवाल में रेट नहीं दिया हुआ। तो देखिए मैंने आपको स्ट्रेट लाइन से रेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया था, डेप्रिसिएशन फॉर द ये ईयर डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप अगर देखो तो आपके पास जो पिछला साल है 2008 से 9 वाला, उसकी डेप्रिसिएशन मिल जाएगी आपको, ये डेप्रिसिएशन। जो लास्ट वाला ईयर था 2008 से लेकर 2009 वाला, उसमें हमने कितनी डेप्रिसिएशन लगाई है फॉर द ईयर? 470 और 750। जी। तो मशीन की हमने यहाँ पर लिख देनी है 470, और मोटर व्हीकल की लिख देनी है हमें 750। 750 डिवाइडेड बाय कॉस्ट। जब भी हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है ना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन फुल ईयर ऑन ऑल नॉन करंट एसेट एंड एंटायर ईयर की, ये वाली नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, मतलब बेचने वाले साल में हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे। एक तो ये वाली लाइन लिखी हो और हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं, तो हमेशा हम अपनी डेप्रिसिएशन लगाएंगे अपने एसिड की सीडी वाली वैल्यू पर, कॉस्ट सीडी वाली वैल्यू पर। वो कितनी है भाई? सही। कॉस्ट आ गई 4700 और 3000। ये आ गया 4700 और ये आ गया 3000, मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जरा बताने कितना आ रहा है। इसका तो आई थिंक 10% आ रहा होगा, और वो कर लें। जी 10% ही है। दूसरे का बता दें। 25%। 25%। ये हमारे पास दोनों का रेट आ गया। अब कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ लॉस ऑन डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 अप्रैल 2010। हम लोगों को बेसिकली क्या करना है, हम लोगों को जो है वो आपके पास। सर इसमें जो कहा हुआ था ना कि नो डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज जी। चार्ज ऑफ डिस्पोजल, जी। तो इसमें मतलब क्या करेंगे इसके अंदर? बस जब एसेट को सेल कर रहे हो ये याद रखेंगे, जिस साल एसेट सेल हो रहा है उस साल डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। ठीक है, अभी आप देखेंगे सही। मैं करूंगा तो समझ में आ जाएगा। अब ये कह रहा है जितने एसेट आपने बेचे हैं उनकी एक बताओ, उसके आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, सबका डिस्पोजल अकाउंट में आ रही है। अगर आप ये देखो तो हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। हमने एक मशीन सेल करी है जिसकी कॉस्ट कितनी है? 400,000। 400,000। यहाँ पर उसकी कॉस्ट लिख देंगे 400,000 और वो हमने सेल कितने की करी है भाई? 200,000। तो यहाँ पर लिख देंगे उसकी प्रोसीड 200,000। और यहाँ पर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन सारी। अब आप ये देखो बेटा, हम लोगों का जो साल है बेटा वो स्टार्ट होता है कब? मई में। एंड होता है कब? अप्रैल में। हम लोगों ने कहीं जुलाई में ये मशीन खरीदी थी, जुलाई का मतलब है यहाँ जुलाई। कौन सा जुलाई? 2005 का जुलाई। तो ये साल चल रहा होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर 2005 मई से लेकर अप्रैल 2006। इसमें हमने जुलाई में ये मशीन परचेज करी थी। सही। अगला साल जो हमने इसको इस्तेमाल करा होगा वो होगा 2006 से लेकर 2007। 2007 से लेकर हमारे पास होगा 2008, और 2008 से लेकर हमारे पास होगा 2009। और अभी जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है वो चल रहा है 2009 से लेकर 2010। कहाँ लिखा था हमने करंट फाइनेंशियल ईयर के बारे में? ये लिखा था 2009 से लेकर 10 चल। सही। तो इसका मतलब है कि इस एक एसेट को हमने कितने साल इस्तेमाल किया? 1 साल, 2 साल, 3 साल,
और 4 साल, इस साल हमने बेच दिया ये वाले साल, ऐसा ही है। सही। सो जिस साल हम एसेट को सेल कर देते हैं, उसने कहा था उस साल हम लोग डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं नहीं करते। करें। तो ये वाले साल में डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी, ऑल तो हमने उसको ईयर 5 में सेल किया, लेकिन उस साल डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं करें। जो एसेट हमने सेल किया है उसकी कॉस्ट कितनी है भाई, 400,000, ठीक है। 400,000 की उसकी कॉस्ट है, कितने परसेंट से डेप्रिशिएट हो रहा है? 10%। तो अगर एक साल 10% से डेप्रिशिएट करूंगा तो एक साल की डेप्रिसिएशन 40 होगी। स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा हूँ, हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो उसकी अमाउंट सेम आती है। तो 4 सालों की डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी, 160, ठीक है। ये समझ में आया? ठीक। जी थोड़ा बहुत आ रहा है। भाई देखें, कॉस्ट है ये, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है कॉस्ट इंटू रेट इज इक्वल्स टू डेप्रिसिएशन। तो आपने कॉस्ट 100,000, 400,000 मल्टीप्लाइड बाई रेट, तो आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई एक साल की 40। सही है, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लिख देंगे। हाँ, हमने कितने साल इस्तेमाल किया है, 4 साल। तो जी। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, तो टोटल 4 ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 160,000। सर अगर फॉर इंस्टेंस हमें कहा वो कि ईयर ऑफ सेल को भी लें तो फिर उसमें क्या करेंगे? तो हम 5 साल लगा लेंगे, फिर जितने साल होंगे तो उससे काउंट कर लेंगे। नहीं ना, फिर मंथ्स में करेंगे ना, कुछ पूरा नहीं, साल। वो मंथ उसने बताया, अगर उसने बोला है कि आप मंथ बाय मंथ बेसिस पे लगाएं तो जब लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे, खुद से नहीं करना कुछ भी। अगर अच्छा। वो सवाल में लिख के देगा कि आपको डेप्रिसिएशन मंथ बाय मंथ बेसिस पे लगानी है, नहीं, जैसे अगर सवाल में दिया हो कि ईयर के बीच के अंदर उसने सेल कर दिया था तो फिर तो उस वहां उसमें तक भी आप डेप्रिसिएशन। उसमें भी आप पूरे साल का ही लगाओगे। अच्छा अगर सही उसने है। नहीं बताया होगा कि ईयर ऑफ एंड में नहीं लगानी है, लगानी है, तो वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली हर सवाल में बताया वो होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम 160 लिख देंगे। अब हम इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 400 आ जाएगा, यहाँ 400 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंस आ रहा होगा 400 माइनस 360, तो कितने का डिफरेंस आ रहा होगा, 40 का। वो 40 बेसिकली हमारे पास क्या है, लॉस, ठीक है। हेलो? जी जी, समझ समझ गए। ठीक है भाई। अब इसी तरीके से हम लोग एक और अकाउंट बना लेंगे। ये अकाउंट हम लोग बना रहे हैं किसका, जो हमने यहाँ पर दो मोटर व्हीकल पार्ट एंड एक्सचेंज करी, पॉइंट नंबर 2। जो मोटर व्हीकल हमने पार्ट एंड एक्सचेंज करी है उसकी कॉस्ट बोल रहा है, जो हमने एक मोटर व्हीकल 60 की दी है, वो हमने कितने की परचेज करी थी, 200,000 ईच। ईच सही है। और हमने कितनी पार्ट एंड एक्सचेंज करी है, दो पार्ट एंड एक्सचेंज करी है। तो अगर एक 2 लाख की थी तो दो हो गई कितने की, 400 हुई। 400 की। यहाँ पर लिख देंगे उसकी प्रोसीड, कितने का पार्ट एंड एक्सचेंज किया, एक को 60 का किया तो दो को कितने का करा होगा भाई, 120 का। सही। फिर यहाँ लिख देंगे इनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर आप देखो तो ये वाला जो, अगर हमारा एसेट की हम बात करें, इस एसेट को हम लोगों ने परचेज किया हुआ कब, हमने इसको परचेज किया है 1 मार्च 2000। 2007। तो 1 मार्च 2007 जो है ना बेटा, हमारे पास कुछ यहाँ आएगा अप्रैल से पहले, इस वाले साल में, मार्च। तो मैं ये पुराने वाले की वर्किंग जरा यहाँ से मिटा रहा हूँ। यहाँ पर इसका मतलब है कि हमने इन दोनों मशीन को खरीदा था इस साल में, तो पहला साल इसका ये हुआ, ये उसका दूसरा साल हुआ, और ये उसका तीसरा साल हुआ। इस साल क्योंकि सेल करा तो इस साल हम लोग अप्लाई नहीं नहीं करेंगे। करेगा। 400 की उसकी कॉस्ट है। मोटर व्हीकल का रेट बताया है ना, मोटर व्हीकल का रेट कितना है, 25%। तो 5%। 400 का 25 कितना होता है भाई, 100। कितने साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, 1 2 एंड 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3।
तो टोटल प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 300। ठीक है। हियर वी विल राइट 300। कहाँ भाई? हियर। और इसको हम कर देंगे बैलेंस। तो बैलेंस करेंगे तो ये हायर ये वाला हो जाएगा 420। यहाँ हमारे पास आ जाएगा 20 का गेट। फिर हम लोग एक और डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, जो हमने आखिरी वाला जो बेचा है उसकी बेटा। अब एक चीज देखो, जो आखिरी वाला था हमारे पास, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 360,000। और हमने उसको कितने का सेल कर दिया? प्रोसीड आ गई 210। 110। तो यहाँ आ जाएगा 360, यहाँ आ जाएगा 210। यहाँ आएगी इसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जो कि हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ये एसेट को हमने परचेज किया था कब? 31 जनवरी 2009। तो थर्टी सही। फर्स्ट जनवरी 2009 का यहाँ आ रहा होगा, इस साल, अप्रैल से पहले। ठीक है। पिछले वाले की वर्किंग मिटा रहा हूँ ताकि वो मेरे इसमें लिए एक आसान साल हो। की लगेगी मतलब। हाँ। तो इसमें सिर्फ डेप्रिसिएशन लगेगी इस साल, क्योंकि इस साल मैंने बेच दिया तो इस साल डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होगी। 360,000 का एसेट था, 25% से मैं डेप्रिशिएट कर रहा हूँ, तो कितने की डेप्रिसिएशन हो गई एक साल की? 90। 90। ये 90 को हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इसको बैलेंस ऑफ कर देंगे। हायर आ रहा होगा आपके पास 360,000। सॉरी, मैंने थाउजेंड्स ले ली, मैं ऊपर अभी तक ऐसे थाउजेंड ले नहीं रहा था। ये लॉस होगा ना? जी। लॉस ऑफ 60। 60 के आपके पास लॉस आ जाएगा। ठीक। ठीक हो गया। ठीक। ये हमारे पास सबके डिस्पोजल अकाउंट बन गए उन सारे एसेट्स के जो हमने बेच दिए। अब हम लोग आ जाते हैं, ये कह रहा है कि आप एक काम करो, एक स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट बनो। ठीक है। तो आइए, हमारे पास एक है मशीनरी। अच्छा भाई, तो अब हमें क्या करना है? बेसिकली हमारे पास एक मशीनरी है और एक मोटर व्हीकल है। सबसे पहले मैंने कहा अच्छा। था कि जी जी। मेरे पास जो ये जो आपने अभी पहला पार्ट कराया ना, मेरे पास उसकी वर्किंग की हुई है, मैंने कॉपी करी थी किसी से। तो जो हमें जो सर ने कराया ना, वो बहुत लाइक बहुत सारा बहुत लंबी लंबी चीजें कराई हुई हैं उन्होंने। जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाया हुआ है, फिर मशीन का अकाउंट बनाया हुआ है। मैं अगर आपको भेजूँ, आप चेक करेंगे? मैं समझ गया, उन्होंने कुछ नहीं करा होगा ऐसा नया। उन्होंने बेसिकली यही करा है कि जो मैंने आपको अकाउंट बनाया है ना, उन्होंने वो बहुत लंबी करी है। उन्होंने बेसिकली ऐसे जैसे, 6 अकाउंट बनाए हुए हैं हाँ, टोटल में। जैसे बेसिकली उन्होंने एक आपके पास जो कॉस्ट आ गया, उन्होंने जो है वो बेसिकली जैसे हमने ईयर काउंट किए थे ना, 1 ईयर, टू जी। ईयर 3 ईयर, 4 ईयर और ये 5 ईयर। तो ये 1 2 3 4, 4 सालों को उन्होंने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट अलग बनाया होगा। फिर उसको एंड में टोटल करके जो आया होगा उसको वहां लिखा होगा। जब सवाल ऐसे आसानी से हो रहा है तो हमें इतनी लंबी करने की जरूरत क्या है? एग्जामिनर कहीं नहीं बोल रहा कि आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाओ, बोला उसने? नहीं नहीं। बोला उसने। उसने नहीं बोला कि आप कॉस्ट का अकाउंट बनाओ। उसने नहीं बोला हमसे कि आप जो है वो किसी और चीज का अकाउंट बनाओ। उसने सिंपल हमसे एक ही बात बोली है कि भाई आप मुझे बता दो कि जो आपने एसेट बेचा उस पर आपको लॉस कितना हो रहा है और आपको गेन कितना हो रहा है। सही सही। तो अगर उसने ये बोला है तो हमने देखें, इसमें कॉस्ट और प्रोविजन और प्रोसीड तो हमने हर क्वेश्चन में ऑलरेडी बताई थी कि भाई जी। 400 का एसेट था, 200 का बेच दिया। हमें सिर्फ मेहनत क्या करना पड़ी, हमें वो भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ी। उसमें भी हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर आप एक वो बना लें। क्या बना लें? टाइमलाइन। क्योंकि डेप्रिसिएशन के सवाल टाइमलाइन के बगैर नहीं हो सकते। ठीक है। टाइमलाइन के लिए इसीलिए मैंने सबसे पहला काम जो कहा था वो क्या कहा था कि आप सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अपना करंट ईयर, सही है। ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो कि आपका करंट ईयर कौन सा है और वो किस ईयर की बात कर रहा है। समझ गए। तो सर ने जो कराया है वो कराया होगा, लेकिन वो फजूल की लंबी है। ठीक है। क्योंकि क्यों है? क्योंकि हमें उसका कोई काम नहीं। तो ये जो यहाँ 12 मार्क्स दे रहा है,
ये 12 मार्क्स भी सिर्फ वो इसलिए दे रहा है क्योंकि हमें लॉस या गेन वेन सब निकाले, अगर आप मार्किंग स्कीम देखें। सही। अब हम लोग आ जाते हैं स्केड्यूल ऑफ नॉन करंट एसेट के मशीनरी और मोटर व्हीकल के ऊपर। ऑल दो एट द एंड सर का आंसर भी ये आ रहा होगा ना जो मेरा आ रहा है। हेलो। जी जी। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऑल दो एट द एंड आंसर तो सर के भी ये आ रहे होंगे ना, 40, 20। यही आ रहे हैं। हाँ यही आ तो रहे हैं। बात सही वो, ये तो इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है जब जी। आसानी से काम हो रहा है। सही। अच्छा भाई, फिर आप आ जाओ मशीनरी और मोटर व्हीकल के ऊपर। मशीनरी और मोटर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें तो इसका हमें स्केड्यूल बनाना है। सबसे पहले कॉस्ट का यहाँ पर बीडी लिखेंगे। उसके बाद और क्या आता है, एडिशन जो आपने नया परचेज करा है। और क्या आता है, डिस्पोजल जो हमने सेल कर दिया। और क्या आएगा यहाँ पर, सीडी आ जाएगा। तो अगर आप देखो तो मशीनरी का हमें पिछले साल का सीडी कितना दिया हुआ था मशीनरी का, ये फोर 4700, और व्हीकल का दिया हुआ था 3000। 40,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 4700, और यहाँ हम लिख देंगे 3000। एडिशन की अगर हम लोग बात करें तो हमने जो मशीनरी खरीदी है वो कितने की परचेज करी है, 900,000। 900,000। तो यहाँ, और जो और व्हीकल परचेज करी है वो कितने की परचेज करी है भाई, 280 की एक। और हमने सही। कितनी परचेज करी है भाई, 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 900, और 280 मल्टीप्लाइड बाई 3 बताएं कितना होता 840। है, 840। तो ये 840 की मोटर व्हीकल आ गई। जो मोटर व्हीकल हमने सेल करी है उसकी कॉस्ट और मशीनरी की कॉस्ट आप यहीं से ले लो ऊपर। इस एक की कॉस्ट 400 है मशीनरी की, और एक की कॉस्ट 400 प्लस 360 है मोटर व्हीकल की। तो मशीनरी जो हमने बेची है उसकी कॉस्ट 400 है, और जो हमने मोटर व्हीकल बेची है एक एक की कॉस्ट 400 है, एक की 360, तो कितना हो गया 760। एट दी एंड आपके पास बैलेंस शीट आ जाएगी। ठीक है, कितना आ रहा है आप चेक कर। मोटर व्हीकल का 3080 आ रहा है। जी। और मोटर व्हीकल का 3080 आ गया। पहले का 5200 आ रहा है। और ये आ गया 50। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बीडी हम लोग क्या लिखेंगे, जो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने लगाई होगी वो हम निकालेंगे चार्ज फॉर द ईयर के नाम से। जो एसेट हमने बेच दी उसकी डेप्रिसिएशन डिस्पोजल के नाम से यहाँ लिखते हैं। एट दी एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, कैरी डाउन। कैरिड डाउन। तो अगर आप देखें तो इनकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ये बना हुआ, उसका सीडी कितना दिया हुआ है, 1510 और 790। तो जो पिछले साल का सीडी है वो इस साल का हो जाएगा बीडी 1519, और पता नहीं क्या था, 1510, और उसके बाद 790। ठीक है। अभी ये चार्ज फॉर द ईयर को हम 2 मिनट के लिए यहीं पर छोड़ देते हैं। फिर जो हमने एसेट बेचा है सारे, उनकी हमें डेप्रिसिएशन के बारे में पता है। हाँ, हमने इतनी हरकतें करके यहाँ निकाला था ये सब करके। जी। तो इसकी कितनी आ रही थी हमारे पास, 160। इसकी कितनी आ रही थी, 300। और इसकी आ रही थी 390। तो इसका मतलब मोटर व्हीकल की दोनों की मिला के हो गई 390, और मशीनरी की हो गई 160। तो मोटर व्हीकल की 160 आ गई, और इसकी आ गई आपके पास 390। 390। मैंने आपको शुरू में सबसे पहले जब हम सवाल करते थे मैंने एक बात बोली कि जब भी हमारे पास ये वाला सेंटेंस लिखा हुआ होगा, नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन नॉन करंट एसेट इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, और हम स्ट्रेट लाइन मेथड चार्ज कर रहे होंगे, तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा वो अप्लाई होगा कॉस्ट के सीडी के ऊपर। ठीक है भाई। कॉस्ट का सही। सीडी से मतलब क्या है, कॉस्ट का सीडी का मतलब है ये जो आपने ऊपर इसके ऊपर अप्लाई होगा।
मतलब मशीनरी का रेट कितना था भाई, 10%, और उसका कितना था, 25। 25। तो हम क्या करेंगे, हम 5200 का निकाल लेंगे 10%, तो 520 आ जाएगा, और 3080 का निकाल लेंगे 25%, तो ये आ जाएगा। तो जरा बताएं 3080 का 25% क्या होता है। 770। चलो, अब इसका सीट निकालेंगे। दूसरे का 1170 आ रहा 1170 आ रहा है। है और पहले का 1870 आ रहा है। 1870 आ रहा है। अब लास्ट में इसकी नेटबुक वैल्यू का सीडी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। जो कॉस्ट का सीडी कितना आता है, 5200। जी। प्रोविजन फॉर स्क्वायर। डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का सीडी कितना आ रहा है, 1870। दोनों को आपस में माइनस करो। 3330 आ रहा है पहला। और 3080। दूसरा 1910 आ रहा है। तो ये 1910 आपके पास ये आ गया, दैट्स इट। यहाँ हमारा सवाल खत्म हो गया। ठीक है। सही। आगे हमसे कह रहा है स्टेट थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, तो वो आप लिख लीजिएगा, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलीट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यूजेज वगैरह। ठीक है। गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर विच ईच कॉस्ट कैन बी गिवन। तो हम अगर बोलें कि क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो वो इक्विपमेंट के लिए आ सकता है। अगर बोले मेंटेनेंस कॉस्ट, तो वो आपके पास, या फिर वेयर एंड टेयर, तो वो मशीन मोटर व्हीकल के लिए हो सकता है। तो इस तरीके की एग्जांपल जो आपने ऊपर देने हैं कॉजेस, उसके नीचे को बता देना रिलेवेंट एसेट के नाम। सही। फोर फैक्टर्स which must be considered into account when deciding how much depreciation to charge। एसिड की कितनी हमारे पास क्या है, क्या बताएं, उसकी लाइफ कितनी है, उसके अलावा उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या होगी, इसके अलावा उसकी इकोनॉमिक लाइफ क्या है, एसिड कितना यूज हो रहा है, ये सब चीज। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। अभी फिलहाल मैं यहीं पर रख रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डेप्रिसिएशन का एक और क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि ठीक है। हमारा जो है वो थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। सही है। ठीक है, ठीक चलिए। है।